नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब यूपी पीसीएस पे आपका स्वागत है। ज्ञान हब यूपी एग्जाम आपके लिए लेके आया है यूपी पीसीएस मेंस पीवाईक्यू 2024। और ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं पेपर 4 एथिक्स का है, जो 2024 में संपन्न हुआ था मुख्य परीक्षा का। ठीक है, हम इसके तहत आपको 2024 से लेकर 2018 के मध्य जितने भी मेंस की परीक्षाएं हुई हैं यूपी की, और इसके पश्चात यूपी पीसीएस के साथ यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है जो 8 अंक के अंतर्गत आया था, वो है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की भूमिका का परीक्षण कीजिए। पहला था आपका नीतिपरक आचार संहिता और कार्य संस्कृति। तो हमें क्या बताना है कि सिविल सेवा में नीतिपरक आचार संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट और कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर का क्या लाभ है, क्या भूमिका है, इसका परीक्षण करना है हमें। शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं इसकी जो दृष्टिकोण है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। हमें इसके परिचय में क्या लिखना है कि हमें बताना है कि नीतिपरक आचार संहिता और कार्य संस्कृति का उद्देश्य केवल नियमों की स्थापना नहीं है सिविल सेवा के अंदर, बल्कि क्या नैतिक मूल्यों को प्रशासनिक व्यवहार में स्थायी रूप से स्थापित करना है। क्योंकि जो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपका नीतिपरक आचार संहिता जो होती है, वो इसको यहाँ स्थापित करती है। यानी कि अगर कहीं किसी संस्था में कार्य संस्कृति अच्छी है तो निश्चित रूप से ये संभावना है कि वह नैतिक परक या नीतिपरक आचार संहिता भी सुदृढ़ होगी। और मुख्य भाग में हमें क्या करना है, हमें मुख्य भाग में इसको समझा देना है, बताना है इसको कि नैतिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण जैसे केस स्टडी, नैतिक द्वंद्व और व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से निरंतर एथिक्स की ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए। नेतृत्व के द्वारा ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई जिससे उसे जो नीचे के अधिकारी हैं उसका पालन करें, यानी कि जो आपके कनिष्ठ अधिकारी हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आपका प्रदर्शन मूल्यांकन में नैतिकता होनी चाहिए, पदोन्नति में ईमानदारी, दक्षता, जवाबदेही, जन सेवा को मापदंड बनाना चाहिए हमें। तकनीकी और पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, आप लोग देख रहे हो बहुत सी एप्स आ गई हैं, आपके प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। आरटीआई, इसी सब कुछ जो गुप्त सब प्रकट हो गया है, सब सोशल ऑडिट की बात की जा रही है, यानी कि जो ऑडिट है उसमें आम जनता की भागीदारी हो और नागरिक फीडबैक ले जा रहा है कि भैया हमारी जो प्रयास हैं, जो नीतियां हैं, उनका क्या उद्देश्य लाभ है। इसी प्रकार सकारात्मक कार्य संस्कृति क्या होती है, टीम वर्क बनाता है, वो मजबूत करता है, नवाचार को प्रोत्साहन देता है, समयबद्धता को मजबूत करता है आपका, और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। जब आपके निष्कर्ष में आपको क्या लिखना होगा, इसके निष्कर्ष में क्या करेंगे आप, नीतिपरक आचार संहिता और स्वास्थ्य कार्य संस्कृति का समन्वय, दोनों के समन्वय की बात करेंगे कि एक उत्तरदायी नीति नैतिक और जन विश्वास सिविल सेवा का निर्माण कर सकता है। तो दोनों की जरूरत है, दोनों के समन्वय की आवश्यकता है हमें। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना उत्तर। तो देखिए, जो सिविल सेवाएं हैं वो क्या है, सिविल सेवाएं लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ होती है और इन्हें संवैधानिक आदर्शों को प्रशासनिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया है। यानी कि ये बहुत बड़ी भूमिका है। अगर डेमोक्रेसी है तो उसकी जो बोन है, बैकबोन है, वो क्या होता है, आपका सिविल सेवाएं होती हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या सौंपा गया है, संवैधानिक आदर्शों को प्रशासनिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया है। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो न्याय के आदर्श पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो सब इन्हीं के द्वारा वास्तव में स्थापित किया जाता है। ठीक है, इस संदर्भ में नीतिपरक आचार संहिता और स्वास्थ्य कार्य संस्कृति सिविल सेवकों के आचरण, निर्णय निर्माण और कार्य निष्पादन को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। जहां नीतिपरक आचार संहिता नैतिक दिशा प्रदान करती है, क्या करती है, नीतिपरक आचार संहिता नैतिक दिशा प्रदान करती है, और कार्य संस्कृति यह निर्धारित करती है कि इन मूल्यों को दैनिक प्रशासनिक कार्यों में कितनी प्रभावशीलता से लागू किया गया है। यानी कि मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है ये, ठीक है, तो जो वहां की कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो उसको पता है कि रास्ता क्या है, किस रास्ते पे जाना है आपको। ठीक है, और जो सिविल सर्वेंट जो प्रशासन अपना लगाता है, जो चला रहा है वहां पे, वो कितना प्रभावशाली है, वो वहां की कार्य संस्कृति ही बताती है, यानी कि उसकी प्रभावशीलता को स्थापित करती है। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा में नीतिपरक आचार संहिता की भूमिका देखेंगे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिविल सेवा में नीतिपरक आचार संहिता की भूमिका को देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो नीतिपरक आचार संहिता से आशय क्या है, पहले समझ ले रहे हैं इसका आशय क्या है। नीतिपरक आचार संहिता से आशय उन नैतिक सिद्धांतों और मानकों से है। ये क्या है, सिद्धांत और मानक है जो सिविल सेवकों को
उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? देखो, कोई भी सिविल सर्वेंट है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक व्यक्तिगत जीवन होता है उसका, जो उसके निजी हित पर आधारित होता है, ठीक है। एक होता है व्यावसायिक आचरण, जो उसको दायित्व सौंपा गया है संविधान के द्वारा, उसकी प्रशासनिक सेवा के द्वारा और सरकार के द्वारा। तो इन सभी के मध्य क्या करता है वो? मार्गदर्शन कहाँ से मिलता है इसको? कोड ऑफ कंडक्ट से मिलता है, ठीक। अब सकारात्मक भूमिका में बात की जाए तो निर्णय निर्माण में नैतिक मार्गदर्शन करता है कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आपको उलझन नहीं होती, उलझते नहीं है। यह सिविल सेवकों को जनहित और राजनीतिक दबाव, दो पक्ष होते हैं क्योंकि दोनों के अंतर्गत काम करना होता है। जो सिविल सेवक होते हैं राजनेताओं के अंतर्गत काम करते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है? जनहित होता है। एक केंद्र में काम करना है और दूसरा उद्देश्य पूरा करना है, तो ये दबाव रहता है और ये परस्पर विरोधी मूल्यों से उलझे होते हैं। तो ऐसे जुड़े नैतिक द्वंद्वों को सुलझाने में सहायता करती है क्या? आपकी नैतिक नीतिपरक आचार संहिता। इसी प्रकार आगे बात की जाए तो न्याय, समानता और सत्यनिष्ठा जैसे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। क्या करती? न्याय, समानता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करती है। इसी प्रकार दूसरा इसका लाभ ये कि भ्रष्टाचार एवं शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण करता है, क्योंकि जब आपको पता है कि मेरी शक्तियां, मेरे कार्य क्या हैं, ठीक है, मैं तो मेरा फिक्स भैया कि मैं कहाँ जाना है मुझे, तो दुरुपयोग नहीं कर पाऊंगा मैं अपनी शक्तियों का। इसी क्या होती है? ईमानदारी आती है, नैतिकता, शुचिता, प्रोबिटी यानी कि शुचिता होती है, शुद्ध, इसका एग्जैक्ट शुचिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। रिश्वतखोरी, भयभतीजावाद और अधिकार के दुरुपयोग के विरुद्ध नैतिक अवरोध का कार्य करती है। क्या? कोड ऑफ कंडक्ट। जन विश्वास में वृद्धि होती है। जब जब निश्चित रूप से आप अच्छे काम करेंगे, पारदर्शिता से काम करेंगे, तो जन विश्वास बढ़ेगा। नैतिक आचरण प्रशासन की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाता है। नागरिक उन संस्थाओं के साथ अधिक सहयोग करते हैं जिन्हें वे निष्पक्ष और ईमानदार मानते हैं। आपने देखा होगा स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी हमारे नेता थे जो संघर्ष में शामिल हुए थे, उनके खिलाफ या उनके समक्ष, उनके पक्ष में जन विश्वास था। क्या था? जन विश्वास था। ये जन विश्वास कहीं ना कहीं उनको एक मजबूती प्रदान करता था, सहयोग प्रदान करता था। लेकिन आज क्या है? ये घटता जा रहा है। कहीं आप देख सकते हैं लगातार घट रहा है, ठीक है। अगला आपका उत्तरदायित्व एवं विधि के शासन की स्थापना भी होती है। इससे अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को ये प्रोत्साहन करती है। अगला आपका ये इसी पॉइंट में प्रशासनिक आचरण को कानूनी और संवैधानिक मानकों के अनुरूप बनाती है। अब देखिए, अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम को फॉलो कीजिए और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हाँ, इसकी सीमाएं देख लीजिए। कई बार यह केवल औपचारिक अनुपालन तक सीमित रह जाती है, ना कि आंतरिकृत मूल्यों तक। यानी कि दिखाने के लिए तो भाई पूरी कोड ऑफ कंडक्ट हम लागू कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है और इससे क्या होता है, वो फालतू की चीज बन के रह जाती है, लेकिन मूल्यों तक स्थापित ही नहीं होते हमारे। कमजोर परिवर्तन तंत्र और राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी प्रभावशीलता को कम करते हैं, ठीक। यानी कि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको परिवर्तन ही कोई नहीं कर रहा, लागू ही नहीं कोई कर पा रहा, कमजोर है वो। और राजनीतिक हस्तक्षेप इतना है कि कोई ईमानदार सिविल सर्वेंट है तो अपना प्रभावशाली रूप से काम नहीं कर पा रहा, तो ये सब कम प्रभावी हो जाते हैं। अगला क्या है? जटिल नैतिक द्वंद्वों में को केवल आचार संहिता के माध्यम से हल करना कठिन है जब तक संस्था का समर्थन ना हो। इसलिए आपने लोग देखा होगा कि आरटीआई जो है वो बहुत बड़ा आधार बन चुका है पारदर्शिता का, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो आरटीआई के माध्यम से आप उसको उजागर कर सकते हैं और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो बढ़ा कर उसमें लागू कर सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं, नैतिक दबाव बना सकते हैं। साथ में सिविल सेवा में कार्य संस्कृति की भूमिका, अभी हमने देखा कोड ऑफ कंडक्ट की भूमिका, अब देख रहे हैं वर्क कल्चर की भूमिका क्या है। देखो, इसका अर्थ देख लेते हैं, तात्पर्य क्या है कार्य संस्कृति का। कार्य संस्कृति से तात्पर्य उन साझा मूल्यों, दृष्टिकोणों, मान्यताओं और व्यवहारों से है जो सिविल सेवा संगठनों में कार्य करने की शैली को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या है? साझा मूल्य है, दृष्टिकोण है, मान्यताएं हैं और व्यवहार है जो सिविल सेवा संगठनों में कार्य करने की शैली जो है उसको निर्धारित करते हैं। या ये है मेन मुद्दा, शैली है। अगला है, इस सकारात्मक पक्ष देखें तो दक्षता एवं सेवा वितरण में सुधार होता है, ठीक है। अगर किसी संस्था की कार्य संस्कृति अच्छी हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, पारदर्शी हो, तो दक्षता और सेवा वितरण में सुधार अवश्य हो जाएगा।
परिणामोन्मुखी और नागरिक केंद्रित कार्य संस्कृति समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार प्रतिक्रियात्मक विलंब और लाल फीताशाही को कम भी करती है साथ में। अगला क्या है, अगर कार्य संस्कृति अच्छी है तो निश्चित रूप से उस ऑफिस में, उस संस्था में क्या होगा, जो आपका टीम वर्क और नवाचार है वो बेहतर होगा। टीम वर्क और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा आपके। सहयोगात्मक कार्य संस्कृति विभागों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देती है। नवाचार के प्रति खुलापन और तकनीकी श्रेष्ठ प्रशासनिक प्रथाओं को अपनाने में सहायक होता है। आगे देखें तो कर्मचारियों की प्रेरणा और पेशेवरिता में भी वृद्धि होती है। कर्मचारियों की प्रेरणा और पेशेवरिता में भी वृद्धि होती है। सहायक कार्य वातावरण मनोबल और कार्य संतुष्टि को बढ़ाता है। योग्यता आधारित प्रोत्साहन पेशेवरिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करता है। क्या पेशेवरिता उत्तरदायित्व मजबूत होती है, कार्य संतुष्टि को वृद्धि होती है, मनोबल बढ़ता है इसे, और क्या नैतिक मूल्यों का संस्थानीकरण होता है। अगर कार्य संस्कृति अच्छी है तो क्या होगा, जो नैतिक मूल्य हैं वो अपने आप ही क्या होंगे, संस्थागत हो जाएंगे, आपको स्थापित हो जाएंगे। कैसे क्या होता है इससे, सकारात्मक कार्य संस्कृति नेतृत्व के उदाहरण और सहकर्मी व्यवहार के माध्यम से नैतिक आचरण को सुदृढ़ करती है। ठीक, अगला क्या है, व्यक्तिगत नैतिकता को संगठनात्मक व्यवहार में परिवर्तित कर देती है। भैया अगर कार्य संस्कृति अच्छी है तो वो संस्था वो बहुत आगे जाती है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ इसका आपको। आपने देखा होगा इसरो, आपने देखा DRDO, हालांकि दोनों की कार्य संस्कृति अच्छी, बहुत अच्छी है, लेकिन इसरो की कार्य संस्कृति, उसकी पेशेवरिता जो थी इतनी उच्च स्तर की थी कि उसने क्या किया, अपने आप को विश्व की एक बड़ी एजेंसी के रूप में स्थापित किया। और कहीं ना कहीं जो अपना इसरो है, अमेरिका और यूरोपीय संस्थाओं को, यूरोप की स्पेस एजेंसी को क्या टक्कर दे रही है, उससे भी आगे, उससे बेहतर कार्य कर रही है। तो ठीक है, हालांकि कुछ इसके नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। नकारात्मक पक्षों की बात की जाए, जब कार्य संस्कृति कमजोर हो तब होती है। देखिए कार्य संस्कृति अच्छी और मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कमजोर तो क्या होगा, यथास्थितिवाद, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और अत्यधिक पदानुक्रम बना रहेगा। देखिए यथास्थितिवाद मतलब होता है कि जो स्थिति चल रही है उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई इनिशिएटिव या नवाचार ना किया जाए, उसको वैसे का वैसे ही चलने दिया जाए। जोखिम से बचने की प्रवृत्ति है कि कुछ नया नहीं करना चाहते, डर नहीं है कुछ गलत ना हो जाए। अत्यधिक पदानुक्रम होगा, देखेंगे एक अधिकारी, उसके दूसरा अधिकारी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम खत्म ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं सामंतवाद की व्यवस्था बन जाती है, दूरस्थ सामंतवाद की व्यवस्था बन जाती है, जो शोषण का कारण बनती है। और इसे अकुशलता का सामान्यकरण होता है, उत्तरदायित्व का अभाव रहता है इसमें, क्योंकि काम कोई कर रहा है, निगरानी कोई कर रहा है, मतलब कोई जवाबदेही तय ही नहीं हो पाती इसके अंतर्गत। और दूसरा क्या, अनैतिक प्रथाओं के संस्थागत होने से नैतिक क्षरण होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या क्या है कि सब कहते हैं ये खत्म होना चाहिए, इसके लिए बहुत संस्थाएं आई, आपका RTI तो था ही आपके पास, लोकपाल भी आ गया, ठीक है, उससे पहले CBC था, CBI था, ऐसे मतलब बहुत सारी संस्थाएं और भी हैं, CID राज्यों में है, पर ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ है। भैया राज क्या है, कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये क्या हो गया, संस्थागत हो गया है। क्या हो गया, संस्थागत हो गया, संस्थागत, जो ऑफिस के बाबू से लेके IAS अधिकारी तक फैला हुआ है। और यही नहीं, कहीं और इसके जो बैकबोन के रूप में काम कर रहे हैं वो राजनेता है, जो सपोर्ट भी करते हैं, इनकी रक्षा भी करते हैं। तो ये इतना संस्थागत हो गया, कार्य संस्कृति के अंदर भ्रष्टाचार को समाहित कर लिया गया पूरा। भैया कोई इससे बाहर नहीं निकलना चाहता, क्यों, सभी से लाभ उठाना चाहते हैं। अब आगे की राह कैसे होनी चाहिए, दोनों को और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड हमारे क्या होना चाहिए, वास्तविक उदाहरणों पर आधारित नैतिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना होगा हमें। ठीक, हमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि भैया जो वास्तव में ऐसे रहे हैं कैसे रहे। जैसे मेट्रोमैन श्रीधरन है, आपके श्रीधरन मेट्रोमैन है हमारे, तो उन्होंने जो अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी लोगों से परिचित करो भैया किस तरह उन्होंने बेहतर कार्य संस्कृति माध्यम से मेट्रो को विश्व की सर्वश्रेष्ठ परिवहन प्रणाली के रूप में स्थापित किया भारत के अंदर। इसी प्रकार आप देखेंगे नेतृत्व द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना, जिससे नैतिक मूल्यों को दैनिक प्रशासन में समाहित किया जा सके। आप मनमोहन जी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो एक नैतिक रूप से भ्रष्टाचार से पूरा दूर थे और पूरा कुशल थे। और वर्तमान में आप मोदी जी का नाम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणालियों जो ईमानदारी,
दक्षता, नवाचार को पुरस्कृत करें। यानी कि जो आपके यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं संस्थाओं में, ईमानदार है, दक्ष है, नवाचार को उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मौका दिया जाए। तकनीकी पारदर्शिता, उपकरण और नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र को माध्यम से भी क्या जवाबदेही को सुदृढ़ करना चाहिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ई ऑफिस लागू कर रही है। क्या कर रही है? ई ऑफिस। अब इसमें क्या होगा, सभी अधिकारियों की जो जवाबदेहिता है वो सुनिश्चित हो जाएगी। भैया आपको कोई काम अगर मिल गया तो उसको एक निश्चित दिन में खत्म करना होगा। ठीक इसी तरह क्या है, एक सीखने उन्मुख, समावेशी और उत्तरदायी कार्य संस्कृति का निर्माण करना होगा। अब निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है इसके अंदर, देखिए सिविल सेवाओं में नीतिपरक आचार संहिता, नैतिक दिशा सूचक, एथिकल कंपास का कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि कार्य संस्कृति क्या करती है, प्रशासनिक कार्यवाही की गति और दिशा निर्धारित करती है। दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति, मतलब कोई एक नहीं है तो क्या होगा, प्रभावी प्रशासन संभव नहीं है। इनका समन्वित और प्रभावी क्रियान्वयन ही एक संवेदनशील, नैतिक, जन केंद्रित सिविल सेवा के निर्माण की कुंजी है, जो लोकतांत्रिक शासन की उभरती चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, हमारी पूरी वीडियो सुना कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा और हम आगे भी लेके आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में ऐसी पीवाई करवाया जाए तो प्लीज कमेंट कीजिए और हम आपको इंग्लिश में भी पीवाई करवाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।